रास्ता आगे है मिस्टर दैया। लेकिन मेरी मंजिल तो इधर है ना। ओहो, आपको ना फिल्मों में लिखना चाहिए, एकदम हिट हो जाएंगे और फिर मुझे शाहरुख से मिलने का मौका मिल जाएगा। हद है यार, इस शाहरुख ने मेरी लव स्टोरी का दी एंड कर रखा है। शाहरुख कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, बट फॉर मी यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन इन द वर्ल्ड। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? देखा, टायर भी आपकी तारीफ हैंडल नहीं कर पाया। अच्छा। तुम भी ना। सनी और प्रिया ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक वारदात उनकी सारी खुशियां छीन लेगी, उनके सारे सपने बिखेर देगी। किसी की लापरवाही एक ऐसा हादसा बन जाएगी कि उनकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। प्रिया जी जी, सेकेंडरी स्कूल के सारे टीचर फिल्म देखने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। वैसे तो आप कभी जाती नहीं है, तो आज सही। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी है। ओह, हैप्पी एनिवर्सरी, और मिस्टर को भी विश करिए। जी ज़रूर, मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच। जी मैं चलती हूँ। क्या बात है, शादी के इतने सालों बाद भी एनिवर्सरी इतनी खुशी से मना रही है, इतना सब होने के बाद। कमाल है। प्रिया, हाँ तुम ठीक हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, तुम खामखा की तकलीफ लोगे, मुझे बीच से केक भी लेना है। अच्छा है ना, इसी बहाने केक खाने को मिल जाएगा। अब फॉर्मेलिटी छोड़ो, मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, चलो। आठ साल बीत चुके थे उस हादसे को जिसने हमारी दुनिया तबाह कर दी थी। लेकिन क्या करती मैं? उम्मीद छोड़ देती या बिखरे टुकड़ों को एक नई सूरत देती? 8 सालों के बाद भी मानो ऐसा लगता है कि वो हादसा जैसे कल ही हुआ था। मुश्किल रास्ता तय कर इस मोड़ पर तो पहुंच गई, पर मैं ये नहीं जानती थी कि आगे मेरे लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। ये तो बस शुरुआत थी। तो आज केक खाने को मिलेगा। हाँ हाँ चलो। रे भाभी, किधर रहेगी थी आप? अंदर सनी भाई ने सब खराब करके रखा है, अब जल्दी चलो। हाँ अरे प्रिया को फोन किया किसी ने? प्रिया तुम जाओ, कल स्कूल में मिलेंगे। ठीक है। अरे आ गई तू? बाहर से ज्यादा तेरी घर में जरूरत है, जल्दी आ जाया करना। हाँ। अरे संभल के आराम से। थोड़ी बास आ रही है, पोछा में थोड़ा परफ्यूम भी डाल दो, थोड़ी खुशबू आ जाएगी। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, 2 मिनट में साफ हो जाएगा।
आई एम सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आप रो क्यों रहे हो? सो जाओ बेटा। तुम्हें कल स्कूल जाना है ना? मन ने भी तो दे दे थोड़ा सा। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब ना अजीत बोलिया करो, अच्छा लगता है। बचाओ! बचाओ! कोई है? क्या क्या कोई है? क्या हो गया? कौन कोई है? कौन है? कौन है? कोई है जो मुझे मारना चाहता है। अरे कौन है? मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश। क्या हो गया? यहीं से भागा है। मैं यहीं से भागा। अरे मन ने तो सब जगह देख लिया, बाहर भी देखा, कोई ना मिला। तूने पक्का देखा था? पक्का भाई साहब, जैसे उसने मेरे पे हमला किया मैं जग गया, फिर मेरी चीख मारने पे वो भाग गया। भागते हुए मैंने उसकी परछाई भी देखी थी। हमें पुलिस को ना बाबा ना, सबसे पहले तो वो हमें पे शक करेंगे, हमें ना पड़ना पुलिस के चक्कर में। हाँ हाँ सही तो कह रही है भाई, सो रहा था, सपना देखा होगा, ये सब वहम भी तो हो सकता है। इस बात पे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा ना कोई था, मतलब था। मैंने अंदर ले चल। प्रिया, अब पराठे खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब प्रिया, हाँ? शक्कर लेके आना, दही में डालनी है। जी। क्यों भाई, इब कैसा है? कल तो सारे घर की नींद उड़ा दी तन्ने। विद्या, कल तुम मेरे आने से पहले ही चली गई? मैं माँ जी को बता के गई थी मैडम जी। बात बता के जाने की नहीं है। खैर, अभी ज्यादा रुकना पड़े तो रुक जाना, मैं ओवर टाइम के पैसे दे दूंगी, ठीक है? जी मैडम जी। मैंने कल सबको ABCD लर्न करने को बोला था, किन्होंने किया है? मैंने। बोलो बोलो। ABCD। क्या? वो ठीक तो? अच्छा, मैं अभी पहुंचती हूँ। प्रिया, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी? तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ चलो ना। क्या हुआ? सब ठीक तो है? सनी, क्या जरूरत थी आपको पर्दे को लगाने की? हाथ रघु को बोल दिया होता। जिस घर में सारे मेरे को मारना चाहते हैं, इसको क्या पड़ी है? कौन सुनेगा मेरी बात है? अब पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते? जो हमारे घर का मामला से। प्रिया, मैं चलता हूँ। संदीप जी, अपना ख्याल रखिएगा। प्रिया, किसी भी बात की जरूरत हो तो मुझे। अब है ना,
हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू आनंद। मैंने एक बात बताई दो आप सब, आप में से ऐसा कौन सा है जो मुझसे इतना तंग आ गया कि मेरा मरा मुंह देखना चाहता है? ओए सनी, ताने क्यों मारा से? ना भाई साहब बता दो, खुद ही मर जाता हूँ, हम सबकी दिक्कत कम हो जाएगी। ओए अपनी जबान पर कंट्रोल रख वरना। अजीत, बस अब चुप हो जा। अरे अपाइस है तो इसका मतलब ये से कैसे ताने मारने का लाइसेंस मिल कैसे? मैंने कहा ना, अब चुप हो जा। काश तुम रोज होती घर पर मेरे साथ। काश, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, हमें से एक को तो कमाना ही पड़ेगा। वैसे भी घर में कोई इज्जत नहीं देता है। कभी कभी पछतावा होता है कि उस दिन बच क्यों गया, मर जाता तो। सनी, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मेरे रिंकी बच्चा को नींद नहीं आ रही? ऐसे कैसे? मैं नीनी को अभी बोलती हूँ कि आए जल्दी जल्दी। हाँ, आप एक काम करो, पापा के साथ बैठो, गरम गरम दूध लेकर आती हूँ। हाँ चलो चलो चलो। आजा बेटा। ये कर रही हो? आप क्या कर रहे हो? अरे अरे सुनो, दरवाजा तो बंद कर लो। अरे इतनी रात में कोई नहीं आवेगा। अरे कुछ नहीं सुनना वैसे भी। अरे सुनो, कोई है वहां पे? अरे कोई नहीं है, रुक जा, मैं देखता हूँ, रुक। जाओ ना, देख के आओ। सुन रही थी ना? छोड़ो। अरे ये सो गई? तुम्हें इतना टाइम लग गया? सब ठीक है ना? हाँ, वो किचन में दूध गिर गया था ना, तो साफ करने में थोड़ा टाइम लग गया। प्रिया, रुको! प्रिया, प्रिया! रखो! कोई रोको! सनी पर हुए तीसरे हमले ने उसे दहला कर रख दिया, लेकिन परिवार वालों ने हमेशा की तरह इस मामले को भी दबा दिया। सनी के पास कोई तरीका नहीं था यह साबित करने का कि हमला करने वाला परिवार का ही कोई सदस्य था। ओ पी ले। बस यार, और नहीं। आजकल उकड़ा उकड़ा क्यों से भाई? क्या परेशानी बता मन्ने। अरे पतनी की प्याज कोई और बुझावा है तो मर्दने गुस्सा तो आवेगा ही ना। भाई साहब बस। अजीत भाई साहब, आप बिना मजाक में कुछ भी कह देते हो। तू सच बता भाई, हम दुश्मन थोड़े ना है तारे। अरे तुम लोग मनाते रहो इसने, मैं ठंडा पानी लेके आता हूँ। लो भाई, ठंडा पानी आ गया। वाह वाह भाई जी। चलो चलो भाई जी। चल भाई। चल ठीक है भाई, ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना। आज तने ले चलूं के अंदर? ना भाई साहब, मैंने बाहर थोड़ी देर अकेला बैठना है। ठीक से, जैसी तेरी मर्जी।
रखो। क्या हो गया भाई साहब? मन्ने अंदर लेके चल। जी भाई साहब। देख यार, बस भाई साहब लेटा दो क्या बिस्तर पे? तू रहने दे, यहाँ तक ले आया गनीमत है। ये बजा। ठीक से फिर। प्रिया, प्रिया, अरे कितनी गहरी नींद में सो रही हो प्रिया? प्रिया, रघु, प्रिया, अब क्या हो गया? तो आपने इन्हें आखिरी बार देखा बाहर जाने से पहले, जब आपके दोस्त आए ही थे। सर जी मैंने पता है, जिसने भी ये काम किया है ना, मुझे मारने आया था और गलती से मेरी प्रिया और रिंकी को मार दिया। सर जी मौत दम घुटने से ही हुई है। पति का यह मानना है कि उसकी जगह गलती से पत्नी मर गई। एक बात समझ में नहीं आई कि अगर पति की जान पर इतने सारे हमले हुए तो परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? सर जी हो सकता है अंदर का ही कोई आदमी हो जिसने सन्नी की हालत से तंग आकर उसे मारने की कोशिश की हो, या फिर किसी और वजह से। मुमकिन है। जाखड़। जी सर जी। पूरे परिवार की हिस्ट्री निकालो, सन्नी की भी। उसका एक्सीडेंट कब हुआ था, उसकी दुश्मनी, उसे मारने का कोई पॉसिबल मोटिव। पता करना है कि वाकई गलत निशाने का मामला है या कातिल प्रिया को ही मारने आया था। आपकी और प्रिया की तो अच्छी दोस्ती थी ना? जी। स्कूल में ऐसा कोई और जिसके साथ उसकी नहीं बनती हो या कोई अनबन हुई हो? नहीं, सबके साथ बहुत फ्रेंडली थी। कभी उसने आपके साथ डिस्कस किया कि घर पे किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ हो? अरे दरोगा जी, ऐसी औरतें तो अपने आशिक के हाथों ही मारी जाती है। आशिक? आपके और आपके पत्नी के बीच का रिश्ता? उनका किसी और के साथ कोई संबंध? देखो मिस्टर दैया, सच सच बताना, इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा। सब प्लीज, आप प्रिया के बारे में ऐसी बातें मत सोचिए। वो एक बहुत ही अच्छी औरत थी। साफ सी बात है सर, जो कोई भी मुझे मारने आया था उसका शिकार प्रिया बन गई। और सर, रिंकी को आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? साहब, जब कोई शरीर का हिस्सा सड़ जाता है ना, तो उसे काट कर फेंक देते हैं। इसी तरह मेरे घर वालों ने भी मुझे पराया कर दिया। साहब जी, मेरी दवाइयों का खर्चा बहुत है और मैं 1 रुपया नहीं कमाता। ऐसी मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले निकम्मे से कौन छुटकारा पाना नहीं चाहेगा? रुको, क्या जानती है इस मामले के बारे में? वो सर जी, मैं तो सिर्फ नर्स हूँ, सुबह को आती हूँ, शाम को चली जाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं जानती मैं, लेकिन साहब जी जो बोल रहे हैं वो सही है। प्रिया मैडम उनसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी उनका। वो क्यों किसी और के... ये केस 2 अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा था। एक तरफ ये अंदेशा कि कातिल ने गलती से सनी की जगह प्रिया को अपना शिकार बनाया, लेकिन कोई सनी को क्यों मारना चाहता था। दूसरी तरफ यह संभावना कि प्रिया के किसी से अवैध संबंध थे जिसकी वजह से उसे मारा गया। तो क्या यह अपराध किसी घायल प्रेमी का किया धरा था? पुलिस की तहकीकात धीरे धीरे एक दिशा की ओर मुड़ने लगी, और वो दिशा थी प्रिया के गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध। सर जी, सन्नी दैया के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी 50 लाख की। शायद इन्हीं पैसों के लिए कोई सनी को मारना चाहता हो। फोन रिकॉर्ड्स प्रिया के
जिस रात उसका खून हुआ वो किसी से बात कर रही थी, आनंद चौहान से। ये आनंद चौहान साहब को ले आओ तो जरा। मतलब कुछ था तुम दोनों के बीच? मेरे दिल में, पर प्रिया मुझे अच्छा दोस्त मानती थी, इसलिए बात कभी आगे बढ़ी नहीं। दोस्त? कौन सी शादीशुदा औरत एक गैर मर्द दोस्त के साथ देर रात फोन पे बातें करती है? वो भी उस रात को जिस रात उसका कत्ल हुआ। क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? हेलो आनंद, आज अजीत ने फिर से हद कर दी। पिंकी सो रही थी तो मेरे कमरे में आया था और उसने फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने चीखने की धमकी दी पर चले गए। पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। प्रिया, ये सब बातें तुमको संदीप को बता देनी चाहिए। नहीं, मैं सनी को नहीं बता सकती। वो बहुत परेशान है और उस पर बहुत सारे बोझ है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। आनंद, मुझे लगता है कि शायद अजीत फिर से आया और कॉल कट गया। शायद अजीत वापस आ गया था। आप मारे को इस तरह? मैंने कोई अपराध थोड़ी किया से। आनंद चौहान को जानते हो? उसने बताया हमें कि तुमने कई बार प्रिया के साथ जबरदस्ती की। चौहान एक नंबर का झूठा से साहब जी, जलता मारे थे। प्रिया को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। तुमने प्रिया के साथ जबरदस्ती की। प्रिया ने खुद ये बात फोन करके आनंद को बताई थी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की सर जी। मैं तो उससे वही मांग रहा था जो वो सबको दे रही थी, आनंद को और यहां तक कि वो नौकर रघु को भी। और पता नहीं उसके कितने आशिक थे। मैंने सोचा भाई उसकी जो जरूरतें हैं उनको मैं पूरी कर देता हूं। घर की बात घर में रह जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मैं तो साहब जी उस पर एहसान कर रहा था। और उस रात उसने तेरे इस एहसान को ठुकरा दिया तो तूने उसकी जान ले ली। मैंने साहब जी किसी की जान नहीं ली। मैंने कुछ नहीं किया। तूने पहले पैसों के लिए अपने भाई की जान लेने की कोशिश की 3 बार। वो तीनों बार नाकाम रहा। फिर उसी फ्रस्ट्रेशन में, उसी मायूसी में तूने प्रिया को मार दिया ना? कसम खा के कहता हूं साहब जी, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सच तो मैं तुझसे उगलवा लूंगा। जोर इस्तेमाल करने के बाद भी पुलिस अजीत से कुछ नहीं बुलवा पाई। नौकर रघु से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसने प्रिया के साथ ऐसे किसी भी रिश्ते से इनकार किया। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तहकीकात मानो थम सी गई थी। प्रिया के चरित्र पर बार बार शक किया गया, लेकिन हर बार वो एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आई। प्रिया के चरित्र से जुड़े तथ्य और उसके बारे में फैली बातों में आखिर इतना अंतर क्यों था? इसका जवाब तो शायद वही दे सकता था जो प्रिया के सबसे ज्यादा करीब था। सच बताना सनी, तुम्हारा भाई पहले हमारी सख्ती झेल चुका है, तुम नहीं झेल पाओगे। प्रिया के गैर मर्दों के साथ संबंध थे या नहीं? थे साहब जी, उसके कई मर्दों के साथ संबंध थे। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बताओ। मेरे घर वालों ने बताया साहब जी। मैंने तो चौहान के साथ उसे घटिया होटल में जाते हुए देखा है। मैंने भी रघु के साथ उसे नैन लड़ाते हुए देखा है। आप सब लोगों को गलतफहमी हुई है, वो ऐसी ना है। क्या गलतफहमी हुई है? अरे मैं तो 24 घंटे उसको फोन पे ही देखती हूँ और पूरा पूरा दिन तो वो घर से गायब रहती है। मेरे लिए प्रिया पर शक करना नामुमकिन था साहब जी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतों से
उसकी बातों में छिपे सच मेरे सामने आ गए। पति पत्नी के बीच में ये बातें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती साहब जी, पता पड़ ही जाता है। और इसीलिए तुमने उसे मार दिया? मैं मारूंगा साहब जी? ऐसी हालत में मैं मारूंगा प्रिया को? अगर मैं प्रिया को मारने के काबिल होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। मैं उसे जिंदगी भर खुश रखता। और साहब जो उसने किया उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसे हक था ये करने का। जो खुशियां मैं उसे नहीं दे सकता उसने कहीं और से ली। बताइए मनदीप जी, सनी को प्रिया के नाजायज चक्करों के बारे में बताने की क्या जरूरत थी? कहीं आप घर वालों ने मिलकर तो नहीं उसे मार दिया? खानदान की इज्जत के लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, आप खुद नहीं बताएंगी तो? वो सनी को कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस के सारे पैसे प्रिया को मिल जाते। हम तो सिर्फ प्रिया को सनी से अलग करना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे, ताकि वो सारा पैसा उसके पास न चला जाए। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है जिससे बात साबित हो कि प्रिया का वाकई कोई अफेयर था? उसकी भी जरूरतें होंगी, इसीलिए हमने ऐसा सोचा। कोई और चाहे जो सोचे, एक औरत होके आपने दूसरी औरत के बारे में ऐसा सोचा? तो इसका मतलब यह हुआ कि घर वालों ने मन गढ़ंत कहानियां बनाकर सनी को सुनाई। लेकिन सर जी, घर वालों को वैसे भी फायदा तो तभी होता जब सनी, प्रिया और उनकी बेटी रिंकी तीनों रास्ते से हट जाते। बिल्कुल सही। इसलिए सनी को छोड़ के प्रिया और रिंकी को मार देने का कोई तुक नहीं बनता। और अगर इसी थ्योरी को आगे बढ़ाएं तो प्रिया और रिंकी रास्ते से हट चुके हैं, तो यह सही वक्त है घर वालों के लिए सनी को मारकर सारा पैसा पाने का। फिर अचानक सनी पर होने वाले हमले रुक कैसे गए? शायद अभी केस घर में, इसीलिए सर जी। जाखड़, हमें सनी पर हुए हमलों की जांच फिर से करनी चाहिए। आप ये बुकिंग फाइनल कर दीजिए। ये सब क्या है सनी? और वो आदमी कौन था? ट्रैवल एजेंट था। मैं जा रहा हूं यहां से हमेशा के लिए। लेकिन कहाँ? आप लोगों से बहुत दूर। लेकिन मिस्टर संदीप, इस स्लोप से आपकी व्हीलचेयर नीचे गई और इससे पहले कि आप सड़क के बीचों बीच पहुंचते, विद्या ने आकर आपकी जान बचा ली। आपने देखा नहीं कि आपको धक्का किसने दिया था? नहीं साहब जी, मेरे से गलती हो गई। उस वक्त मैंने भांग पी रखी थी। किसी को भी अपने आप के ऊपर हुए हमले बड़े बारीकी से याद रहते हैं मिस्टर संदीप। साहब जी, लेकिन उसे नहीं जिसने अभी अभी अपनी बीवी और बच्चे को खोया हो। साहब जी, बहुत अंधेरा था, फिर मैंने शोर मचाया और वो भाग गया। लेकिन भागते वक्त मैंने उसकी परछाई सी देखी थी। अंधेरा था तो परछाई कैसे देखी? सर जी, मैं खिड़की की इस साइड बैठा था, कुछ अपने ख्यालों में खोया था। फिर इस पर्दे में आग लग गई। इसका मतलब पर्दे को किसी ने बाहर से ही आग लगाई है, क्योंकि अंदर से अगर कोई कोशिश करता तो तुम उसे देख लेते। तुम तो खिड़की के आसपास ही थे ना? शायद सर। सनी के जवाबों में पुलिस को कई असमानताएं नजर आईं। साथ ही जांच पड़ताल ने साफ कर दिया कि शक के दायरे में कई लोग थे और पुलिस ने इन सभी पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। सर जी, अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे किसी पे शक हो। हमें सतर्क रहना पड़ेगा जाखड़। कातिल इन्हीं में से कोई एक है। किसी भी पल इनमें से कोई अपना आपा खो सकता है और अपराधी की एक छोटी सी गलती हमारे लिए एक बड़ा मौका साबित होगी।
एक बात और अजीब लगी। प्रिया के साथ होने वाले हर वाक़े का ब्यौरा सनी ने बड़ी बारीकी के साथ दिया। व्हील चेयर या बिस्तर पर रहने वाला आदमी किसी के पीछे जाकर ये सब कुछ खुद तो नहीं देख सकता। इसका मतलब है ये सारी इंफॉर्मेशन भी उसे घर वालों में से ही किसी ने दी है। बता, सनी के लिए प्रिया पर नजर तुम ही रखती थी ना? सच सच बताना, वरना ये तेरी ऐसी हालत करेगी कि नर्स होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पाएगी। बोल। हाँ सर जी, मैंने ही मैडम जी के बारे में साहब को सब बताया था। वो बस मैं उनकी मदद करना चाहती थी। बेचारे अपाहिज, लाचार, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे सर जी। बस मैंने उनकी थोड़ी सी मदद कर दी। मुझे विद्या पर भरोसा नहीं। अपाहिज लाचार मालिक के लिए बुरा लगना वगैरह वगैरह बात कुछ गले से उतर नहीं रही है। तुमने एक और बात गौर की? जब जब सनी पर हमला हुआ, ये नर्स जिसका काम है मरीज के साथ रहना, ये उसके साथ नहीं थी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसकी बैकग्राउंड चेक कराओ, फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ। यस सर। 8 साल से नर्स है सर जी, पर कहीं भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाई है। वो जहां जहां काम कर चुकी है सारे एम्प्लॉयर से पूछताछ करो। जाकर। जी सर जी। ये उन 3 दिनों के फोन रिकॉर्ड्स हैं जिस दिन सनी पर हमला हुआ था। विद्या उसी इलाके में थी, ये तो समझ में आता है, पर जिस दिन प्रिया की मौत हुई, आधी रात को वो वहां पर क्या कर रही थी? चलो। जी कहाँ पहुंचने की इतनी जल्दी है? वो सर जी कहीं जा रहे हैं तो उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है सर, इसलिए सोचा कि थोड़े दिन अपने बहन के घर हो आऊं। ये क्या जानती है? तेरे फोन रिकॉर्ड्स। और जब भी सनी पर हमला हुआ, इन फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तेरा फोन उसी इलाके में था। इसका मतलब तू भी उसके आसपास ही मौजूद थी। अब बता सच क्या है? सनी पर हमले में तेरा भी हाथ था ना? मारना चाहती थी तू उसको। किसी ने पैसे दिए थे उसे मारने के लिए और गलती से तूने प्रिया और उसकी बेटी को मार दिया। बोल, यही हुआ था ना? बोल। सर जी जो पूछो सच सच बता, वरना सच उगलवाने और भी तरीके आते हैं। सब बताती हूँ सर जी। कहाँ है वो? कौन? जाकर। जी सर। पूरे शहर में नाकाबंदी लगवाओ। जी सर। तुम स्टेशन रोड की तरफ लो। हेलो। हाँ, मार्केट एरिया और टोल नाके पे नाकाबंदी लगाओ। सफेद रंग की टूरिस्ट व्हीकल है, आखिरी नंबर 8477, हाथ से निकल ना पाए। उसको ओवरटेक करो जल्दी। हाँ, मैंने ही अपनी जान पर झूठे हमले करवाए थे विद्या की मदद से। क्यों किया तुमने ये? ताकि तुम पर कोई शक ना करे जब तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी का कत्ल करो। उसके नाजायज संबंध है साहब। इधर मैं अपनी व्हील चेयर पर सड़ रहा था,
और वो गुलछर्रे उड़ा रही थी मेरे भाई के साथ, हमारे नौकर के साथ, और वो उसका आशिक, उसके स्कूल में काम करने वाला टीचर। मैं जानता था ये प्रिया की जरूरत है, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने उसे मार दिया। विद्या, तुम? लेकिन बेटी ने क्या बिगाड़ा था? वो तो तेरी अपनी बेटी थी ना, उसे तो बख्श देता। मेरी रिंकी, साहब उसे मैं खरोंच भी नहीं आने देता, लेकिन वो जग गई। उसने मेरा भरोसा तोड़ा था साहब, इसीलिए मारा मैंने से। उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं था, वो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे और तेरी बेटी के लिए जीती थी वो। आप झूठ बोल रहे हो साहब, मुझे सब बताया विद्या ने। अरे विद्या ने तुझसे झूठ बोला था। मैं जानती थी कि उनके घर वालों ने साहब जी और मैडम जी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, उनसे झूठ बोला है और मैंने उस झूठ का फायदा उठाया, उस झूठ को और बड़ा बना दिया। सर जी, मैंने साहब जी को यकीन दिलाया कि उनकी बीवी के नाजायज संबंध है कई मर्दों के साथ, वो उनसे बदला लेना चाहते थे और मैंने उनकी मदद की। वो मुझे आज दिल्ली लेकर जा रहे थे और उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा भी किया था। सब झूठ था और उस झूठ को तूने अपने ख्यालों से और बड़ा बना दिया। वहम था तेरा, तेरे अंदर इस शक को पैदा करके उन्होंने तेरा इस्तेमाल करके तुझसे तेरी पत्नी और बेटी का कत्ल कराया। वो पत्नी जो सिर्फ तुझसे प्यार करती थी, तेरे लिए जीती थी, वो बेटी जो तेरी पहली और आखिरी संतान थी, उसे भी बेरहमी से मार दिया तूने। देख के नहीं चल सकते। मैडम, बेबी, भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे? अच्छा ये वाला ये यहीं पर है, पान की दुकान है, वहीं पूछ लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वरुण, वरुण, वरुण बेटा किधर है तुम? वरुण, अरे अरे अनिरुद्ध, किसी ने देखा क्या? अनिरुद्ध! जिंदगी की सच्ची तस्वीर, उसका फलसफा, उसका किरदार अगर कहीं दिखता है तो बच्चों की शक्ल में, उनकी मासूम किलकारियों में, उनकी निष्पाप जुबान में। बच्चों की जिंदगी को खतरा मतलब जीवन के मौलिक सिद्धांतों पर हमला। साल 2014 में एकाएक देश के कई शहरों से बच्चे लापता होने लगे। महीनों गुजर गए लेकिन इन बच्चों का कुछ पता नहीं चला। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि इन बच्चों को लेकर कोई फिरौती या धमकी का कॉल भी नहीं आया। परिवार सन्नाटे में था, पुलिस हैरान परेशान थी कि अचानक एक खौफनाक तब्दीली के साथ कुछ गुमशुदा बच्चे सामने आए। बॉडीज तुमने कब देखी? साहब आज सुबह मैं कचरा बीनने के लिए आया था और ये सारी लाशें देखी मैंने यहाँ पे। ये निशान तीनों बच्चों की बॉडी पर आग से मार्किंग की गई। पोस्टमार्टम के लिए भेजो तीनों की बॉडी को। राइट सर। सर, धानु रोड में जो बच्चे मिले सर, उनमें से एक जिंदा मिला है।
चलो हॉस्पिटल। इन बच्चों की तस्वीरें स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। पता करवाओ किसी ने इनके बारे में गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं। सर अगर आप कहें तो एक तस्वीर अखबार में डाल दें। नहीं, अभी नहीं, अभी ये बात डिपार्टमेंट तक ही रहने दो। सर सर ये लोग नासिक से आए हैं सर। वो जो बच्चा हॉस्पिटल में है ये कहते हैं कि उसके माँ बाप हैं। सर मेरा बच्चा, सर हमारा बच्चा किधर है सर? सर बोलिए ना किधर है? क्या नाम है उसका? वरुण साठे साहब। साल भर पहले किसी ने रास्ते से उसे उठा लिया था साहब। ने एफआईआर भी किया, कभी कहीं पता ही नहीं चला उसका। हर जगह ढूंढा हमने, कहीं नहीं मिला साहब। साहब मेरा बच्चा। ये देखिए उसकी माँ ये साल भर से रो रो के उसका हाल बुरा हो गया साहब। अब मुझे मेरे बच्चे को देखना है, कैसा है वो? बैठिए बैठिए। साहब मेरा बच्चा मुझे। कोई फिरौती की कॉल? नहीं साहब। आपके पास आपके बच्चे की फोटो है? हाँ है। ये देखिए साहब। वरुण साहब मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दो मुझे। आपके परिवार में कोई अन्ना नाम का आदमी है? कोई नहीं साहब। पर ये कैसी बातें कर रहा है? हमको तो पहचान भी नहीं रहा है। देखिए मुझे लगता है इसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। मेरा बच्चा। एक बच्चे का मन भी मासूम रहस्यों का घेरा होता है, लेकिन नासिक शहर से लापता वरुण साठे जब आखिरकार पुलिस को मिला तो वो अपने मन में मासूम नहीं बल्कि कुछ चौंका देने वाले, माँ बाप को डरा देने वाले रहस्य लेकर मिला। ये बच्चा मानो एक नई पहचान, एक नया नाम, एक नई सोच लेकर आया था। ना केवल उसने अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार किया बल्कि एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा किया जिसका भेद पुलिस तक के लिए पहेली था। कौन था, कहां था ये अन्ना? उसका इस बच्चे के साथ क्या रिश्ता था और क्यों थी इस बच्चे की ऐसी दर्दनाक हालत कि उसे रह रहकर दौरे आते थे? खुशी लौटी थी माँ बाप की जिंदगी में, लेकिन मासूम किलकारियों के साथ नहीं बल्कि कपा देने वाले रुदन के साथ। मोरे इस बच्चे को यहाँ के रास्तों की अच्छी तरह से समझ। सर लगता है अन्ना इसको इसी सड़क में मिलता होगा। सही कह रहे हो तो। लेकिन ये अन्ना यहाँ क्यों आता है और ये अन्ना है कौन? बच्चों की मौत ड्रग ओवरडोज से हुई। हाँ सर, ये भी लिखा है कि ड्रग किसी दवा के जरिए दिया गया। बॉडी में दवा के ट्रेस पाए गए, मतलब काफी दिनों से उन्हें ड्रग दिया जा रहा था। बच्चों की मौत लाश मिलने से 7 घंटे पहले हुई। लेकिन सर ड्रग तो वरुण को भी दिया गया होगा, पर वो तो हमें जिंदा मिला। मोरे इस केस के पीछे जो कोई भी है उसका मकसद तीनों बच्चों को मारना ही था। वरुण की किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। मोरे इस केस में कुछ अजीब से फैक्ट्स हैं। बच्चे हमें कमजोर और बीमार हालत में मिले और उनके पांव पर वो निशान और अब ये ड्रग। कोई तो है इस सबके पीछे। वरुण को लगातार फिट्स पड़ रहे हैं सर। ड्रग्स ना मिलने की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ना, शायद वही है। मुझे भी यही लगता है। मोरे ये अन्ना जिसके नाम की रट वरुण ने लगा रखी है, हो सकता है ये वही आदमी है जो बच्चों को ड्रग्स देता है। अब बच्चे को ड्रग की लत लग गई। जब तक अन्ना उसे नहीं मिलेगा तब तक वो बेचैन रहेगा, और शायद तब तक जब तक वो ड्रग्स उसके हाथ ना लग जाए। अरे कहाँ गया तुम्हारा दवा का शीशी? सुबह में यहाँ पे रख गई थी। अरे मेरे को नहीं मालूम नर्स, मैं तो सो रहा था। क्या क्या नहीं मालूम? अब मैं तुझसे शीशी कहाँ से लेकर आऊंगी? दर्द लगा के रखा हुआ है। इसको देखा कहीं? हाँ देखा ना साहब, घूमता रहता है साहब, ये मेरे पास जरूर रहता था। ये बच्चा? हाँ साहब। क्यों? 150 रुपए का छुट्टा लेके आता था और मेरे से नोट लेके जाता था। ये सब भिखारी लोग हैं सर। इधर अपना बंदर चौक, काशी मीरा, सूर्या कॉम्प्लेक्स, इधर सब लोग घूमते फिरते हैं। यहाँ कोई भिखारी नहीं दिख रहा। इधर आ। यहाँ सिग्नल पर जो भिखारी भीख मांगते हैं
कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब, अभी यही थे सब। रोज यहाँ पे होते क्या? हाँ साहब, दिन भर ट्रैफिक में घूमते रहते हैं, किचकिच करते रहते हैं और यहीं पे पड़े रहते हैं। और शाम को एक कोई आता है, इनको पाव देता है और फिर सब निकल देते हैं। पाव? हाँ साहब, एक अन्ना नाम का आदमी आता है एक पुराने मॉडल की गाड़ी में और इन सब भिखारी को पाव देता है। कितने बजे आता है? यही कुछ 4 से 5 के बीच। ये वरुण वाला अन्ना ही है, पता करो। राइट सर। वरुण का मासूम चेहरा दर्द से कुम्हला गया था। दर्द के दौरे उसके शरीर को जार जार कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि इस सब का भेद वो अपने अंदर ही छुपाए बैठा था। एक ऐसी भयानक लत जो उसे मौत की ओर ले जा रही थी। तकदीर अच्छी थी कि यह बात हॉस्पिटल में सबके सामने उजागर हो गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ये पता लगाना कि आखिर इस बच्चे को यह लत दी किसने। क्या अन्ना ने? यह मामला सिर्फ वरुण का नहीं था, बल्कि उन 2 बच्चों से भी जुड़ा था जिनकी लाश पुलिस को जंगल में मिली थी और जिनकी मौत ड्रग ओवरडोज से ही हुई थी। यह मामला उन तमाम बच्चों से जुड़ा था जो गुमशुदा हुए थे और अब तक नहीं मिले थे। और इधर वरुण के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने एक नई राह पकड़ ली थी। बच्चे की ब्लड रिपोर्ट आ गई, ड्रग ओवरडोज का केस। कुछ ही समय में उसे रिहाब में शिफ्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह का ड्रग दिया गया बच्चे को? ये कोई रेगुलर ड्रग नहीं है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऑइंटमेंट या बाम में इस्तेमाल होने वाले सेडेटिव से एडिक्शन हुआ है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। ड्रग की तलब लगेगी उसे, हो सकता है विड्रॉल सिम्टम भी। सर, वरुण की तबीयत फिर से खराब हो रही है। एक्सक्यूज मी। मोरे, ये भिखारियों का रैकेट है। बच्चों को किडनैप करते हैं, उन्हें ड्रग देते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। और शायद इनका सरगना ये अन्ना है। पर सर, इस आदमी तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। रिपोर्ट मिली है कि मीरा रोड के सभी भिखारी लोग एकाएक कहीं गायब हो गए। किसी ना किसी तरीके से इस अन्ना तक तो पहुंचना ही होगा। ये बच्चा ही हमें इस रैकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। पर सर, मुझे नहीं लगता ये कुछ बता पाएगा। देखते हैं। मुझे पाव चाहिए। अंकल आंटी पाव देना, पाव दो ना, पाव चाहिए मुझे, पाव दो ना, पेट में दर्द हो रहा है। देख, मैंने तुझे कहा ना कि पाव मैं तुझे दूंगा। पहले ये बता कि तू रहता कहाँ था, किसके साथ रहता था? उस चौल में पकिया, बिन्नी, साबुन ये सब रहते थे और बहुत मारते थे साहब, हम लोग को बहुत मारते थे और भीख मंगवाते थे और बहुत सारे आंटी लोग भी थे। क्या रे, रोने का नहीं, भीख मांगने का। पैसा मिलेगा है? भीख मांगने का, रोने का ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे रोने का, जिसको गाना आता है गाना भी गाने का, रो के गाने का। तू इतना बताया, तू बोला था ना देगा पाव, देना प्लीज, देना देना। मोरे, मीरा रोड इलाके में 7 चौल, 4 हम देख चुके हैं। पर हमको वहां पर कुछ नहीं मिला सर। पाटिल, गाड़ी लगा। मोरे, इन बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजो। इस पूरे एरिया को छान मारो, जहां शक हो चेक करो। अगर ये बच्चा यहाँ है तो अन्ना का सुराग भी यहीं मिलेगा। अरे चुप साहब, मार क्यों रहे साहब? साहब हुआ क्या साहब? सामने देख। देखता हूँ सर। साहब पर मार क्यों रहे साहब? सर, यहाँ अंदर तो कुछ और ही खेल चल रहा है सर। तेरी साले की, पकड़ इसको। सर, अरे साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। मारना नहीं साहब। अरे साहब, मारना नहीं साहब। ये सारे फर्जी माँ बाप, ये चौल इनका अड्डा है। देखना ये है कि इनमें अन्ना कौन है। अन्ना तू है क्या? नहीं साहब, मैंने। तो तू है अन्ना? नहीं साहब। तो फिर अन्ना किधर रहता है? कौन अन्ना साहब? हम लोग किसी अन्ना बिन्नो को नहीं जानते साहब। बोला ना एक बार। अपने दिमाग में जोर डाल, तू तो दिमाग की बत्ती बुझा दूंगा, समझे ना? साहब बोला ना, नहीं मालूम अन्ना कौन है। साहब, मैं बताता है साहब, फोन आता है साहब, कभी गाड़ी में मिलने को आता है साहब, पर इधर रहता नहीं है साहब। नंबर दे उसका। चल। नंबर नहीं साहब, अलग अलग नंबर से कॉल करता है साहब, एक नंबर नहीं है उसका। इधर से आता है, किधर जाता है कुछ मालूम नहीं साहब, कलेक्शन करता है और चला जाता है। अब तो दिहाड़ी पे है साहब, जितना काम करते हैं उतना पैसा मिलता है साहब। बच्चों को भीख मंगवाना, उनको ट्रेनिंग लेना, के दवादारों का काम करते हैं साहब हम लोग। मालूम नहीं वो कौन है। अब सच सच बता, बच्चे कहाँ से आते हैं और कौन लाता है उन्हें? अन्ना साहब, वो देखे जाता है साहब, बाहर शहर से लाता है, दिल्ली, कोलकाता, सूरत, नागपुर,
उधर उसका आदमी है साहब। और रहता किधर है? वो नहीं मालूम साहब, शपथ नहीं मालूम साहब, हम लोग को छोड़ दो साहब। 100 में 70% अन्ना लेता है साहब और 30% हमारा, बाकी एक बच्चा रहने को मिलता है साहब। अन्ना बॉस है क्या सबका? हो साहब, बहुत कड़क आदमी है वो। लेन देन में जरा भी कोई ऊंच नीच किया तो समझो उसका सामान। अन्ना इस बार माफ कर दे अन्ना, अगली बार मैं पूरा पैसा देगी, टाइम पे देगी, आई शपथ। एक दिन पक्यार में भीख मांग के लौट रहे थे। उस दिन मैंने एक दुकान में बाइक देखी। ये लेगा पोल, कैसे लेगा, कैसा पैसा किधर से लाएगा? इससे कल और कमाऊंगा और जमा करूंगा और ये लूंगा और भाई को क्या देगा? देगा। कौन सी गाड़ी? वो पुराने वाले मॉडल की गाड़ी है साहब। पुराना मॉडल। साहब पाव देना, साहब पाव देना। कल्पना कीजिए एक बच्चे का मन जो बड़ों की मायावी दुनिया से तो घिरा ही था और नशे की लत ने उसकी रही सही सोच को भी कुंद कर दिया था। लेकिन पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से वरुण के इलाज के दौरान उसकी बीती हुई दर्दनाक जिंदगी का रहस्य उससे बुलवाया। ये ना सिर्फ तहकीकात में सहायक साबित हुआ बल्कि कहीं ना कहीं उस मासूम बच्चे के मन में भरे जहर को भी कम करने में मददगार साबित हुआ। इधर वरुण धीरे धीरे अपने माँ बाप की तरफ बढ़ रहा था और उधर पुलिस इस खौफनाक गुत्थी को सुलझाने में अपराधियों के नजदीक पहुंच रही थी। यहाँ से रोज एक गाड़ी निकलता है पुराने मॉडल का, देखा है क्या? हमें क्या पता सर, दिन भर में कितनी गाड़ी आती जाती रहती है, कैसे पता चलेगा? ये कैमरा चालू है? जी सर। इसका फुटेज निकलवाओ पिछले 1 महीने का। ओके सर। जी सर। इस रोड से रोज पुराने मॉडल की गाड़ी निकलती है करीब 4 या 5 बजे के बीच में। ये देखिए सर, 5 तारीख के बाद गाड़ी का आना बंद हो गया। मतलब जिस दिन से हमने तहकीकात शुरू की। हो सकता है सर उनको खबर लग गई हो। जाएंगे कहाँ? मोरे एक काम करो, गाड़ी का नंबर निकलवा कर आरटीओ से पता करो किसके नाम पर है ये गाड़ी। तहकीकात के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर आखिर पुलिस को एक सुराग मिला। एक पुरानी कार, एक नंबर। इस कांड से इसके मुख्य अभियुक्त अन्ना से गहरा ताल्लुक रखती थी। गाड़ी की खोज में पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया और आखिर सफलता मिल ही गई। अंकल आइसक्रीम दो ना। क्या रे अंकल बोलता है? बोला ना तेरे को अन्ना बोलने का। मेरे को अन्ना क्या बोलेगा? अन्ना। अन्ना। क्या 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 साहब? चल चल ना, चल। ये तेरा ही गाड़ी है ना? मैं ना सर, क्या बात है? चल तेरे को बता, चल। किधर सर? बैठना। सर क्या किया सर? मैं क्या किया साहब? देख तेरा अन्ना। ये अन्ना नहीं है साहब। मैं बोला ना साहब, मैं बोला ना, मैं कुछ नहीं किया साहब। इसे थाने लेकर चलो। चल। ये क्या अन्ना? नहीं साहब, ये अन्ना नहीं है। ये अन्ना नहीं है? नहीं। ये क्या अन्ना? नहीं बोला ना, नहीं आता। लेके जाओ उनको। गाड़ी कहाँ से आया तेरे पास?
मेरा है साहब, गाड़ी तो मेरा ही है। क्या पकता है? तो फिर अन्ना के पास कहाँ से आया? मेरे को पता नहीं साहब, वो मेरे बाजू में घनश्याम रहता है साहब, वो मेरे को 200 रुपया रोज का देता था साहब। पाव देना। कितने पाँव दूं घनश्याम भाई? सब दे दे। ए घनश्याम, चल सब मेरे के क्या पाव खिलाता है साहब, लेकिन छोड़ो मुझे। अरे साहब लेकिन मैंने किया क्या? चल अंदर। अरे इसे कैसे? अन्ना? नहीं साहब, ये तो अन्ना का ड्राइवर है। नहीं सर, हम किसी का ड्राइवर नहीं है साहब। तो तू क्या पाव बांटने निकलता है सिर्फ? नहीं साहब, मैं तो क्या मैं तो गैरेज में काम करता हूँ साहब। एक दिन हमको मिला वो साहब, बोला काम है, बोला गरीब बच्चा लोग को पाव बांटने का गाड़ी में। मैं साहब पठानवाड़ी के पीछे से हम उसको रोज उठाता साहब, बाद में हम पाव लेता था साहब। उसके बाद काशी मीरा, गोल्डन नेस्ट, भाईंदर नाका, जहाँ तक गरीब बच्चा लोग बैठता ना साहब, उन सबको पाव देते साहब। वो अपने हाथ से देते थे साहब, बहुत अच्छा आदमी थे साहब। और अन्ना तेरे को कितने देता था? 250 रुपये साहब। नंबर है क्या उसका या कोई एड्रेस? नहीं साहब, ये तो कभी बताया नहीं साहब, बस पठानवाड़ी के पीछे से रोज 4 बजे उठा था। टाइम का बहुत पक्का था साहब अन्ना, लेकिन 5 दिन से तो साहब उधर भी नहीं आ रहा। सब मुझको अन्ना कहते हैं। अब तक जो नाम पुलिस सुनी रही थी वो हकीकत था या फिर कोई काल्पनिक इंसान। पर एकाएक ये असल रूप लेने लगा। एक के बाद एक अभियुक्त उसका परिचय, उसके होने का प्रमाण देने लगे। इतना तय था कि अपहरण, हत्या और बेगरी का ये शैतानी खेल एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसका जाल शहर शहर गांव गांव फैला था। और इसमें कई लोग शामिल थे, जिनके निशाने पर सैकड़ों बच्चे थे। इनमें कई सरगना, कई मास्टरमाइंड्स हो सकते हैं, लेकिन मुंबई का सबसे बड़ा संचालक अन्ना था। और अब पुलिस को सिर्फ ये जानना था कि आखिर ये अन्ना छुपा कहां था। हाँ भैया, ये सेब कैसे? मम्मा आइसक्रीम। हाँ जाओ बेटा ले लो। खुशबू, भैया वो छोटी सी बच्ची आई थी आइसक्रीम के लिए। खुशबू, खुशबू भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है क्या? खुशबू कहाँ चली? खुशबू भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची देखी है क्या? खुशबू, खुशबू। हेलो अन्ना, बच्चा जा रहा है, रिसीव कर लेना। चल जा। सर ये देखा आपने? एक आदमी ने इस लड़की को भिखारी के साथ देखा। इस लड़की के कपड़े भिखारी जैसे नहीं थे, इसलिए इसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाली है। अरे ये एरिया तो सूर्य कॉम्प्लेक्स का एरिया है। हाँ सर। टीम तैयार करो, तुम ज्योति और साठे सिविल ड्रेस में। हाँ, मैं एसीपी साहब को खबर करता हूँ। क्या अन्ना, बहुत पाव खिलाया बच्चों को तूने। चल तेरे को जेल के पाव खिलाता हूँ, चल। अरे साहब, आपको कोई मिस्टेक हो गया, मैं तो इधर से गुजर रहा था। अच्छा गुजर रहा था,
किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, मर्डर। मुझे पहचानने वाले बहुत लोग हैं। अन्ना, यही है अन्ना साहब, यही है। इसने ही मारा बग्या और बिन्नी को। साला, मर गया क्या? इसको छोड़ा मत साहब, इसको छोड़ा मत। आई, बाबा। यदि बच्चे जिंदगी का सार हैं तो माँ बाप उस सार के संरक्षक हैं। माँ बाप होना सिर्फ पारिवारिक ही नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। कल का समाज कैसा होगा ये इन बच्चों पर निर्भर करता है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल देश में तकरीबन 12 लाख बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं और यौन शोषण और भीख मांगने के पेशे में शामिल कर दिए जाते हैं। पुलिस ने अन्ना और उसकी तमाम कारगुजारियों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत हत्या, अपहरण, दैहिक और मानसिक शोषण के मामले दर्ज किए और इनके जरिए पुलिस कई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सरगनाओं को पकड़ने में भी कामयाब रही। बच्चे देश का भविष्य हैं। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि हकीकत है और अगर इस हकीकत को सीरियसली नहीं लिया गया तो कयामत आ सकती है। इन दिनों पर्यावरण और उससे जुड़े खतरे चर्चा में हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी इस धरती के लिए उतनी ही मौलिक है, उतनी ही जरूरी है जितना कि पर्यावरण। उनका ख्याल रखें, सतर्क रहें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।